हेलो दोस्तों, एलपीजी। एलपीजी बहुत बड़ा टॉपिक है। देखो मार्किंग स्कीम कैसी है। इंडिया चाइना 8 मार्क्स, ह्यूमन कैपिटल से लेके जो एनवायरमेंट जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट वो 22 नंबर के। तो 22 प्लस 8 हो जाता है 30 और 10 नंबर जो है फर्स्ट चैप्टर सेकेंड चैप्टर प्लस एलपीजी। मुझे लगता है एलपीजी से आप मान के चलो 6 नंबर का क्वेश्चन तो आएगा ही, 2 नंबर एमसीक्यू या असर्शन रीजन और 4 या 3 नंबर का एक क्वेश्चन। अब इस 4 और 3 के लिए अपन लड़ाई करेंगे। अभी ध्यान से समझना। सबसे पहले ये टॉपिक वैसे डिलीट हो चुका है, बट मुझे लगता है कि अगर आपको नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स नहीं पता है ना, आपको एलपीजी चैप्टर क्लिक नहीं कर सकता। इन टर्म्स ऑफ आप थ्योरी बोल लो या इन टर्म्स ऑफ आप क्वेश्चन बोल लो, रेफरेंस आपको मिल ही नहीं सकता क्वेश्चंस के लिए। इसलिए आपको सबसे पहले क्या रीड करना चाहिए, बहुत इत्मीनान और शांति से नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म्स, जिसमें आपको बहुत सारे पॉइंट तो ऐसे मिल जाएंगे। डेफिसिट इन बीओपी, क्योंकि इंपोर्ट ज्यादा हो रहा था। फॉरेक्स रिजर्व क्या हो चुके थे दोस्तों, खत्म। ये हो गया एक टॉपिक। बहुत ज्यादा इन्फ्लेशन ये है जिसकी वजह से डिमांड ज्यादा हो रही थी। और एक और चीज था जिसमें ह्यूज बर्डन ऑफ डेट, ह्यूज बर्डन ऑफ डेट। ऐसे कुछ टॉपिक्स हैं, कुछ 6 या 7 टॉपिक्स हैं जो आपको इकोनॉमिक रिफॉर्म्स क्यों लाना पड़ा इस बात पर जोर देते हैं। अब अपन सीधे चलते हैं इकोनॉमिक रिफॉर्म्स के लिए WB, दैट इज वर्ल्ड बैंक के पास या IMF के पास, जिन्होंने हमें $7 बिलियन दिया 1991 में। हमारे प्रधानमंत्री तो नहीं थे उस समय, जो प्रधानमंत्री बने बाद में, मनमोहन सिंह उस समय फाइनेंस मिनिस्टर थे। 1991 में उन्होंने IMF के साथ या जो भी फॉरेन मिनिस्ट्री होगी, IMF और वर्ल्ड बैंक के साथ डिस्कशन, ये कंक्लूजन निकला कि अगर आपको $7 बिलियन चाहिए तो आपको 3 चीजें परफॉर्म करनी होंगी अपने कंट्री में, विच इज प्राइवेट सेक्टर के रोल बढ़ाना, पब्लिक सेक्टर के रोल को कम करना क्योंकि वो लॉस मेकिंग थे या पिलफरेज या करप्शन बहुत ज्यादा हो गया था। थर्ड, ओपन इकोनॉमी बनाना अपनी क्लोज्ड इकोनॉमी को, क्योंकि इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन का कोई फायदा हो नहीं रहा था, जो कि पिछले चैप्टर में। अब आगे देखते हैं। सबसे पहले लिबरलाइजेशन। मेरे हिसाब से इस चैप्टर में जो सबसे मेजर पॉइंट जो आप छोड़ ही नहीं सकते एग्जाम टाइम पे, वो रहेगा लिबरलाइजेशन का इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स, जो आईपीआर 1956 के इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग सिस्टम के अगेंस्ट में आया था, क्योंकि उस समय बहुत ज्यादा दिक्कत हो रही थी। और ट्रेड और इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म्स, ये दोनों ही रिफॉर्म्स, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स प्लस क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, इस 2 पॉइंट्स के अगेंस्ट में, फिर से याद दिलाता हूं, आईपीआर 1956 के 2 पॉइंट थे, क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री शेड्यूल ए, शेड्यूल बी, शेड्यूल सी। दूसरा पॉइंट था इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। इन 2 पॉइंट के रेफरेंस में, इन 2 पॉइंट को ठीक करने के लिए, इन 2 पॉइंट के सोल्यूशन के लिए 2 रिफॉर्म्स लाए गए, इंडस्ट्रियल सेक्टर रिफॉर्म्स और ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट। इसका मेजर पॉइंट यह, लाइसेंस हटाया गया, पब्लिक सेक्टर रोल को कम किया गया, प्राइवेट सेक्टर रोल को ज्यादा दिया गया, डी रिजर्वेशन ऑफ SSI, ये सारी चीजें इसमें है। रिडक्शन ऑफ इंपोर्ट ड्यूटी, रिमूवल ऑफ एक्सपोर्ट ड्यूटी का जो क्वांटिटेटिव रिस्ट्रिक्शंस वगैरह, वो सब। अब मैं आपको एक चीज याद दिलाता हूं। इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए हो गया इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग। ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट किसके अगेंस्ट में आया, इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के। तो अब ध्यान से समझो, मैं आपको लिंकेज इसलिए बना के दे रहा हूं क्योंकि आप जब पढ़ने बैठोगे तो आपको पता होगा, आपको क्लिक करेगा कि अच्छा, ट्रेड एंड इन्वेस्टमेंट पॉलिसी रिफॉर्म्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन के लिए आया था, जबकि इंडस्ट्रियल सेक्टर आईपीआर 1956 के इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग के लिए आया था। बहुत इंपॉर्टेंट। अब आगे डिस्कस करते हैं वन टाइम रीडिंग। टैक्स रिफॉर्म्स, रिडक्शन इन टैक्स रेट्स, इनडायरेक्ट टैक्स लेके आए, टैक्स प्रोसीजर जो है, कंप्लायंस है, उसको थोड़ा इजी किए। फॉरेन एक्सचेंज रिफॉर्म्स में सबसे पहले हमने फॉरेन लिमिट्स बढ़ा दी, ठीक है, फॉरेन लिमिट बढ़ा दी जिसमें डिवैल्यूएशन ऑफ रूपी। फाइनेंशियल सेक्टर रिफॉर्म्स में हमने बेसिकली आरबीआई के रोल को चेंज किया, रेगुलेटर से फैसिलिटेटर किया, एक्सपांशन ऑफ प्राइवेट बैंक्स, नेशनलाइजेशन ऑफ बैंक्स 1969, ठीक है। ये सारी चीजें आपको अच्छे से पता होनी चाहिए। वन टाइम रीडिंग है दोस्तों। अगर मैं लिबरलाइजेशन की बात करूं, लिबरलाइजेशन के बाद आपको पढ़ना चाहिए प्राइवेटाइजेशन। प्राइवेटाइजेशन में आपको बहुत अच्छे से पढ़ना चाहिए डिसइन्वेस्टमेंट। बस प्राइवेटाइजेशन का डिसइन्वेस्टमेंट वाला टॉपिक बहुत अच्छे से पढ़ना। उसमें वन टाइम रीडिंग क्या करना है मैं आपको एकदम अभी से बता दे रहा हूं कि प्राइवेटाइजेशन करने से क्या लॉस हुआ और क्या गेन हुआ। वन टाइम रीडिंग करना है बस। लेकिन प्राइवेटाइजेशन में जो डिसइन्वेस्टमेंट वाला पॉलिसी है उसको बिल्कुल भी स्किप मत करना, वो सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। आगे आगे चलते हैं। ग्लोबलाइजेशन, मुझे लगता है कि ग्लोबलाइजेशन एमएनसी की वजह से और जो इंडिया के जो करंट हालात हैं उसके हिसाब से ग्लोबलाइजेशन का आउटसोर्सिंग वाला टॉपिक बहुत 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 ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है।
अगर आप सभी ने सैंपल पेपर बनाए होंगे तो आउटसोर्सिंग के ऊपर बहुत बार क्वेश्चन रिपीट किया है, चाहे वो कोई भी सैंपल पेपर हो, चाहे 1 नंबर का हो, 3 नंबर का क्वेश्चन हो, बहुत बार आउटसोर्सिंग को पूछा है। तो इस पे बहुत ज्यादा इंफोसिस देना, आउटसोर्सिंग का क्वेश्चन जरूर बनाना। तो ग्लोबलाइजेशन आपको पढ़ना है बहुत अच्छे से। उसमें एक क्वेश्चन है दोस्तों, व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू अचीव ग्लोबलाइजेशन। इसको याद करके जाएंगे। डीवैल्यूएशन ऑफ रुपीस, इक्विटी लिमिट, एफडीआई, एसईजेड, ये बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो डायरेक्ट इस क्वेश्चन में है। व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू अचीव ग्लोबलाइजेशन, कौन से तरीके हैं जिसके थ्रू ग्लोबलाइजेशन अप्लाई किया गया हमारी कंट्री। आउटसोर्सिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ये वन टाइम रीडिंग है दोस्तों, इसको ज्यादा टेंशन मत लेना। डब्ल्यूटीओ में सीधे ऑब्जेक्टिव्स, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन के सिर्फ और सिर्फ वन टाइम रीडिंग मांगेगा, इसको ज्यादा डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। आगे चलते हैं, लास्ट अप्रेजल, अप्रेजल ऑफ एलपीजी पॉलिसी। इसमें बहुत बार अप्रेजल पॉलिसी से बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, इसलिए मैं आपको एक चीज बोलता हूं, एलपीजी पॉलिसी के अप्रेजल आपको लास्ट में पढ़ने हो तो बहुत अच्छी सी बात है। एक काम करो, जब आप रीडिंग करने बैठ रहे हो ना तो एलपीजी के अप्रेजल पहले एक बार रीड कर लो, फिर चैप्टर में घुसो, फिर एक बार लास्ट में एलपीजी के अप्रेजल पे आओ। मैं लिख के दे रहा हूं, आपको बहुत अच्छे से कनेक्शन बैठ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो एलपीजी के सिर्फ और सिर्फ अप्रेजल एक बार। मैं एक प्राइवेटाइजेशन के ऊपर एक क्वेश्चन बता रहा था, बहुत बार रिपीटेटिव नेचर का दिख रहा है मेरे को एक क्वेश्चन, वो ये है कि क्या सिर्फ और सिर्फ लॉस मेकिंग कंपनी को ही प्राइवेटाइज करना चाहिए। एक क्वेश्चन है, टुगेदर विद इकोनॉमिक्स के सैंपल पेपर में है, मेरी जो वर्कबुक है उसमें ये क्वेश्चन दिया हुआ है। क्या लॉस मेकिंग कंपनी को ही प्राइवेटाइज करना चाहिए या क्या प्रॉफिट मेकिंग कंपनी को प्राइवेटाइज नहीं करने का क्या लॉस है? ऐसे दो क्वेश्चन है। दूसरा, मेरी वर्कबुक में एक क्वेश्चन है, इंडस्ट्रियल सेक्टर और ट्रेड इन्वेस्टमेंट रिफॉर्म से रिलेटेड, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। आउटसोर्सिंग से रिलेटेड भी वर्कबुक में बहुत अच्छा क्वेश्चन है। एलपीजी में आपको समराइज कर देता हूं, जो पढ़ना है अच्छे से, नीड फॉर इकोनॉमिक रिफॉर्म सिर्फ रीड करना है, सिर्फ रीड। उसके बाद आपको लिबरलाइजेशन में ये 2 पॉइंट बहुत अच्छे से होने चाहिए, वन टाइम में ये 3 रिफॉर्म्स होने चाहिए। प्राइवेटाइजेशन में आपको सिर्फ और सिर्फ एक तरीका, डिसइन्वेस्टमेंट, बहुत अच्छे से, और कुछ करने की जरूरत नहीं है। ग्लोबलाइजेशन में आपको आउटसोर्सिंग बिल्कुल नहीं छोड़ना है, और व्हाट आर द स्ट्रेटेजीज टू अचीव ग्लोबलाइजेशन अच्छे से करके जाना है, एटलीस्ट 4 पॉइंट याद करके जाना। डब्ल्यूटीओ, जीएसटी डिमोनेटाइजेशन सिर्फ रीड, और एलपीजी का जो अप्रेजल पॉलिसी है, पहले चैप्टर होने से पहले उसको रीड करें, चैप्टर होने के बाद एक बार रीड करें। तो दोस्तों मिलते हैं अगले वीडियो में HCF ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के साथ। सी यू।